मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो पिता से और घर में माता से बड़ा कोई वॉरियर नहीं, जो सारी जंगें जीत सकते हैं, सारी जंगें जीतने की तरबियत देते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच पर। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार आज एक और दिग्गज जो कि एज ए एमआर जिन्होंने अपनी लाइफ शुरू की और अभी एक पॉलीक्लिनिक रन कर रहे हैं, साथ ही कई प्रकार की फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग यूसुफ अली सर से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। धन्यवाद आपका। सर, आपने जो शुरुआत की थी, हमारी टीम ने जैसा बताया कि आप एज ए एमआर आपने अपनी लाइफ स्टार्ट करी और अभी आप एक पॉलीक्लिनिक भी रन कर रहे हैं, तो आपका सफ़र ये कैसा रहा? कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग में नहीं थी कि मैं ये काम करूँगा करके। जब मैं अंडर ग्रेजुएशन था तो मेरे जो अब्बा थे वो मुझे क्यों कहते थे कि तुम डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मैं उस टाइम इतना सिंसियर नहीं था एजुकेशन के प्रति। तो बहुत ही कहते हैं ना कि एक एज होती है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें समझते नहीं हो, जब ठोकर खाते हो जब समझ में आती है कि आपको क्या करना चाहिए था और आपने क्या नहीं किया। तो जब मेरा 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन रहा, तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद चूक कर दिया। मुझे पीएमटी के लिए ट्राई करना था, जो मैंने नहीं कर पाया मैं। फिर मैंने सब इंस्पेक्टर, मेरा बहुत हॉबी था कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मैंने एग्ज़ाम भी दिया और फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में मैं पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैं देखा कि मेडिकल प्रोफेशन भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अपनी अच्छी सेवाएं दे के एक अच्छे डेडिकेशन के साथ काम करके एक अच्छी अर्निंग की जा सकती है। मैंने फार्मास्यूटिकल का रुख अपना इख्तियार किया और एक कंपनी थी इम्पीटस फार्मास्यूटिकल्स, पुणे बेस्ड कंपनी थी, उसमें इंटरव्यू दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद में मैं कंपनी चेंज करता गया और ये सफ़र मेरा शुरू हुआ। सर, आपने हेल्थ के क्षेत्र में कार्य किया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी अभी हेल्थ इश्यूज चलते हैं, तो वो इश्यूज अगर कोई ना फेस करना चाहे या उसको मेडिसिन ना लेना पड़े, इसलिए कुछ मैसेज दे सकते हैं आप दर्शकों को? देखिए, वर्षों से हमारा जो भारतवर्ष है उसमें योगा का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है। एक विस्तार पूर्वक ना बोलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि निरोगी और स्वस्थ शरीर रखने के लिए हर चीज़ लिमिट में होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि आप किसी चीज़ का सेवन करते हैं, किसी भी चीज़ के, वो खाने के ताल्लुक से रखती हो या एक शौक के ताल्लुक से भी रखती हो, तो अंडर लिमिट में रहते हैं तो आपका बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसका मेटाबॉलिज्म होके वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेस कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक एडिक्ट हो जाते हैं आप उसके, और आपकी आदत बन जाती है, फिर उसके दुष्परिणाम आपको दिखने लगते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ें लिमिट में करें और निरोग रहने के लिए समय पे खाना खाएं, व्यायाम करें, अच्छी नींद लें, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर, ये जो मेरा प्रश्न था, आप वैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं, लेकिन ये प्रश्न करने का कारण ये था कि हमारी टीम ने हमें बताया कि आप कुछ फार्मिंग्स भी करते हैं और कुछ ऑयल वगैरह के बारे में भी कुछ जानकारी दे रहे थे, तो वो क्वेश्चंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। सर, आपको सही जानकारी है। मैंने 2020-21 के अंदर एक शुरू किया था, 21 में कहना चाहिए, कोविड के कुछ समय के बाद में। बी फार्मिंग मेरे एक दोस्त हैं जो उत्तराखंड में करते हैं, मिस्टर पंत करके। मैं उनके संपर्क में आया था ड्यूरिंग कोविड के दौरान। फिर उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया और प्रोत्साहित किया कि आप इतने जल्दी, किसी कारणवश में डीमोलराइज हो रहा था। फिर उनके साथ मेरा कभी अच्छा संवाद गुजरता चला गया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास में बी फार्मिंग का मैं करता हूँ और हम बी हाइस के बॉक्स भी बेचते हैं। तो मैंने उनसे 100 बॉक्स खरीदे थे और जिसके तहत वही उसका मेंटेनेंस करते हैं और वहाँ से जो भी शहद आता है, हनी आता है,
वो बेल्ट पूरा उत्तराखंड और हिमालय का बेल्ट होता है, जहाँ से प्योर होता है और ऑर्गेनिक हनी आता है ऑलमोस्ट। साथ ही साथ एक मिस्टर विजय थे, जो उनसे भी मेरा दोस्ती था, जो साउथ इंडियन थे, और वो उनका एक लैब था जहाँ पर वो एसेंशियल ऑयल के डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर एक ब्लेंड कॉम्बिनेशन बनाते थे, और वो हमारे दिनचर्या के अंदर जो भी तकलीफ़ें आती थी उसको इस्तेमाल करने के लिए करते थे। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनको 2020-21 में या 21-22 में एक नए उद्यमी का अवार्ड भी दिया था चीफ मिनिस्टर साहब ने उस लैब को। मैंने उनसे ही कुछ प्रिपरेशन प्लान करके तैयार करी, जिसमें माइग्रेन और हेडेक के लिए थी, और स्लीपलेसनेस जिनको आध निद्रा रोग हो जाता है, और एसिडिटी, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मेरे पास कुछ ब्लेंड कॉम्बिनेशन है। और इस तरीके से मैंने उस काम में रुचि लिया, जो कि मेरे स्वास्थ्य फील्ड से ही संबंधित थे, और मैं उस पर मेडिकल स्टोर के अलावा धीरे धीरे उसके तरफ भी बढ़ता चला गया। सर, आपका जो जीवन रहा, ये जो सफ़र रहा, इसमें कोई ऐसा क्षण आया जहाँ पर आप हताश हुए? देखिए, जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम आप कोई भी सफ़र करते हैं और कोई भी व्हीकल में आप बैठते हैं तो वो एकदम समान गति से या बिना हिले डुले चलता रहे। ऐसा कुछ भी वाहन नहीं है इस दुनिया में। निरंतर गति कम होती है, बढ़ती है, धक्के भी आते हैं, स्लो होते हैं, डिसबैलेंस होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने जो महसूस किया कि मंजिल पे पहुंचने का जज्बा ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर मंजिल पे पहुंचने का जज्बा ख़त्म, आप ख़त्म। बेशक आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छे प्लानर नहीं हो सकते, अच्छे प्लानिंग नहीं कर पाते, या अच्छे प्लानर होके भी कामयाबी नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़त्म हो गए वहाँ से, बल्कि कुछ कमियां जो रह गई है उसको पूर्ण करके वापस उसके रास्ते पे चलकर आप अपनी जो आपने उद्देश्य किया रखा है कि मैं इसमें निरंतर आगे बढ़ के एक कामयाबी, एक मुकाम हासिल करूं, तो आप हासिल कर सकते हैं। बस मकसद एक ही होना आपका, निरंतर प्रयास ईमानदारी के साथ में करते रहना चाहिए। सर, जैसा मैंने आपको आपका जो परिचय दिया कि एक एमआर से पॉलीक्लिनिक तक, तो मुझे लगता है कि उसको परिवर्तित करके एक एमआर से एक उद्यमी तक कर देना चाहिए। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो ज़रूरत है वो चीज़ आप पूर्ण कर रहे हैं, बीइंग उद्यमी और एंटरप्रेन्योर। तो ये जो करने की आपको बार बार बहुत सारे चुनौतियाँ आती होगी, कोई भी चीज़ नई लेकर आते होंगे, तो उससे उसका सामना करने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती? ये है कहाँ से मिलती? सर, जब मैं फार्मास्यूटिकल में बीइंग ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, तो मैं खंडवा, हरदा, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में काम किया करता था, और मुझे सारे डॉक्टर्स के तरफ से बहुत एप्रिशिएशन मिलता था, और उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, मेरा डिटेलिंग स्टाइल बहुत पसंद था, और वो इमोशनली भी, प्रोफेशनली भी मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे, बहुत स्नेह, प्यार और उनका सपोर्ट मिला। मैंने बुरहानपुर में देखा कि उस ज़माने के अंदर एक मात्र पॉलीक्लिनिक हुआ करता था, जो हमारे कक्कड़ साहब चलाया करते थे। वो भी डॉक्टर्स की काफ़ी कमी थी, एमडी मेडिसिन्स की सुपर स्पेशलिटीज़ के अंदर, तो वो बाहर से, जलगांव से, इंदौर से डॉक्टर अरेंज करके वो करते थे। तो मैंने सोचा कि यार, इसमें अपने को बुरहानपुर शहर के लिए कुछ करना चाहिए, जो अपने भी व्यवसाय के लिए हितकारी है और बुरहानपुर के पब्लिक वेलफेयर के लिए और हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो मैंने पॉलीक्लिनिक स्टार्ट किया, और वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे पास 9 फैकल्टी अवेलेबल थी, और उसको मैंने आगे आमिर चैम्बर था, फिर उसको एपेक्स मेडिकल स्टोर के नाम से किया। फिर मैं, आपने जैसा बताया कि जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है कि जब आप थोड़े से डगमगा जाते हो, तो वो क्षण भी आया मेरे दौर में, लेकिन वापस पारिवारिक और मेरे प्रियों ने, स्नेह ने और उनकी संतवाओं ने तथा उनके सपोर्ट ने मेरे को अग्रसर किया, मोटिवेट किया कि मैं निरंतर चलता रहूं, और वापस मैं एपेक्स पॉलीक्लिनिक के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया, जो लास्ट 2 ईयर से धीरे धीरे करके वापस फिर वही मुकाम की तरफ हम जा रहे हैं। और हम अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि बुरहानपुर के निरोगी बनाने में क्या हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब तो बुरहानपुर में बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई है, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता भी आ गई है, और काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट, मेडिकल हॉस्पिटल्स आ चुके हैं।
फिर भी उसी बीच हम प्रयास कर रहे हैं कि और सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर अपने यहाँ पे बिठाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्वास्थ्य बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए। सर, कामयाबी हासिल करने के लिए एटीट्यूड होना, बस उसके अंदर एजुकेशन, पैसा, मैं समझता हूं कि इनके रोल है, लेकिन एटीट्यूड के सामने वो बौने हैं। अगर आपका एटीट्यूड्स कामयाबी हासिल करना है एनी हाउ, तो वो बच के नहीं जा सकती आपसे। वो खुद चल के आपके पास आती है और आपको रिवार्ड देती है कि ये मैं आपके लिए हूँ, ये आप रखिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैंने केवल प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कामयाब है या बहुत कम कामयाब है, और मेरे प्रयास अभी भी जारी है कि मैं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ और उसका कितना फ़ायदा अपने बुरहानपुर वासियों को पहुँचा सकता हूँ। मीन्स कि आप अपनी सफलता का श्रेय एक तरीके से आपके जो एटीट्यूड है उसको दे रहे हैं, साथ ही आप शिक्षा और जो जीत है, प्रयास है, कभी आपने हार नहीं मानी, प्रयास करते रहे, उसको दे रहे हैं आप। एक और चीज़ कि आपकी जो ये सफ़र रहा, उसमें आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मेरे लिए तो मेरे अब्बा सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत है, और कई जगह मैंने महसूस किया, कई कंपैरिजन किए बहुत सारी जगह, कि ये अलग अलग प्रकार के जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े फिलोसोफर गुजरे, वॉरियर्स गुजरे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि एक पिता से ज़बरदस्त कोई प्रेरणा स्रोत हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप जन्म में आते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन फूल बन के आप खिलते हैं, तो उस फूल की हिफाजत करने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत धैर्य लगता है, क्योंकि कुदरत का फिनोमिना है कि एज और उम्र धीरे धीरे बढ़ती है और शरीर में ग्रोथ भी धीरे धीरे होती है। ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है कि आज पैदा हो गया और जवान हो गया और कमाने लग गया। तो जिस धैर्य के साथ में, जिस शालीनता के साथ में आपके माता पिता आपको पालते हैं और एक उम्मीद लगा रखते हैं कि हमारा बेटा अपने परिवार का, अपने वंश का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो पिता से और घर में माता से बड़ा कोई वॉरियर नहीं, जो सारी जंगें जीत सकते हैं, सारी जंगें जीतने की तरबियत देते हैं और आपको एक दिशा देते हैं, पिता ही है। बिल्कुल सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब आपके अंदाज में पूरे एटीट्यूड के साथ दिया। वो अब मेरा अंतिम सवाल है कि आपको इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर, जो न्यू उद्यमी है या जो कुछ भी अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा कर रहे हैं, दिक्कत यह है कि लोग बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों को ही इनवाइट करते हैं और उनकी जीवनियाँ पूछते हैं, लेकिन लीड लैब जो स्मॉल स्केल पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, परिवर्तन का काम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप और आपकी लीड लैब को पूर्ण दिल के साथ में आप बधाई और अभिनंदन के पात्र है कि आपने हमें इस मंच को प्रोवाइड किया, जिससे हम अपने दिल की बात एक अपनी शहर की जनता के साथ में और अन्य दर्शकों के साथ में और आपके दर्शकों के साथ में जुड़कर कह सकें। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जो नए उद्यमी हैं, वो आपने जिस तरह से बताया कि सफलता का एक राज एटीट्यूड भी है, कि आपको सफलता पाने के लिए एक एटीट्यूड रखना है और प्रयासरत रहना है, तो उसको अपनाएंगे और अपने क्षेत्र में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत